नमस्कार, सब्जेक्ट प्लस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम ज्योग्राफी स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी। तो इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपको ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस सब में काम आएगी। और राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो आरपीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है उसमें आपकी हेल्प करेगी। तो इस सीरीज़ में हम न सिर्फ थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, बल्कि उसके साथ हम एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें भी सॉल्व करते हुए चलेंगे और उन एरियाज़ को कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो आज जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का वो ज्योग्राफी बेसिक्स पे डिपेंड करता है, जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे अपनी सीरीज़ में तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स या टफ जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स आएंगे उन्हें समझने के लिए लोकेशन वाइज हमें इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में एक फ़ोटो देख सकते होंगे ग्लोब की। तो आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो इसमें बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, टेढ़ी सीधी। तो ये लाइंस क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या है? तो अपनी गाड़ी में जब हम जीपीएस यूज़ करते हैं किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए, तो जीपीएस किस चीज़ का यूज़ करता है? जीपीएस इन्हीं लाइंस का यूज़ करता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उस लोकेशन पर पहुंचाने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स टॉपिक और हम साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारी जो अर्थ है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ है और ये इसका फर्स्ट वीडियो है। और हमारा आज का टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आपने अगर हमारी पृथ्वी की शेप को अगर देखा है कभी फ़ोटो में तो आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ होती है उसकी जो शेप है लगभग ऐसे होती है। ये एक परफेक्ट राउंड नहीं होता, परफेक्ट सर्कल नहीं होता है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और इसके जो पोल्स है, इसके जो ध्रुव है वो थोड़े से पिचके हुए होते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एक हमारी जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और मैंने इस पे ये लाइंस बनाई हैं जो कि सीधी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरी तरह की लाइंस बनाई हैं जो लंबी हैं, जो पोल्स को आपस में मिलाती हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया और ये दो पोल्स को आपस में मिलाती है। और इसी की तरह ये हमारी पूरी अर्थ जो है इन लाइन से कवर है। ये हमारे अर्थ का सेंटर पॉइंट है जिस पे मैंने ये एक लाइन बनाई है जो हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो जो हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटे उसे हम बोलते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसके पैरेलल जो मैंने लाइंस बनाई है इसके समानांतर वो सारी लैटिट्यूड्स है। लेकिन जो लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती हैं, जो मैंने ये लंबी जो लाइन बनाई है लॉन्गिट्यूड्स, इन्हें हम बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स और इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि लैटिट्यूड्स के फीचर्स क्या क्या हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या हैं। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं अक्षांश और यहाँ हम लिख लेते हैं देशांतर। तो इमेजिन कीजिए ये हमारी अर्थ है और इसके बीचों बीच मैंने ये डॉट बनाई है जो हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये एक लेटी हुई रेखा है। तो लेटी हुई से आप याद रख सकते हैं लैटिट्यूड। तो ये हमारी हो गई 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो जब हम इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर की ओर चलेंगे, उत्तर दिशा की ओर चलेंगे, तो हम इसे बोल देंगे उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला। और जब इस 0 डिग्री लैटिट्यूड से हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो हमें मिलेगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के बीच से जब हम 1 डिग्री का कोण बनाते हैं और इसके समानांतर हम यूं रेखा खींच देते हैं हमारी इक्वेटर के समानांतर, तो हमें ये मिलेगा हमारा 1 डिग्री लैटिट्यूड। और इसी के समानांतर जब हमने 2 डिग्री लैटिट्यूड पे ये कोण बनाया है तो हमें समानांतर जब हम रेखा खींचेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी 2 डिग्री लैटिट्यूड और ये 1 डिग्री लैटिट्यूड। और ये चूँकि हमारी जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसके सदर्न में मिल रही है हमें ये लैटिट्यूड्स। तो हम इसके आगे लिखेंगे 1 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड या फिर 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और अगर हम ये कोण 1 डिग्री का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनाएंगे तो हमें मिलेगी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी तरह जब हम कोण बनाते 90 डिग्री, यहाँ पे हमें मिलता है 90 डिग्री। जब हम यहाँ तक कोण बना देते हैं और इसके समानांतर सारी रेखाएं बना लेते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, और ऐसे ही दक्षिण में जब सारी रेखाएं हम बना लेंगे 90 डिग्री के कोण तक, तो हमें हमारी सारी अक्षांशीय रेखाएं मिल जाएंगी। तो जब हमने ये सारी रेखाएं बना ली हैं तो अब हम काउंट करते हैं या देखते हैं कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि अर्थ पे टोटल कितने लैटिट्यूड्स प्रेजेंट है। तो कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, पहले हम देखते हैं कुल अक्षांश कितने हैं। तो 90 + 90 और 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो हमारी इक्वेटर है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो 90 डिग्री + 90 डिग्री + 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो हमारी हो गई 181। 181 अक्षांश है टोटल हमारी पृथ्वी पर। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि टोटल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, तो हमें पता है कि हमारी जो 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जो या दक्षिणी गोलार्ध में जो लैटिट्यूड है वो एक डॉट के फॉर्म में है, एक बिंदु की तरह है। और वैसे ही उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हमारे 90 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड बन रहा है वो एक डॉट के फॉर्म में है। तो हम इसमें से -1 कर देंगे। तो अगर हम क्वेश्चन लिख लें कि कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, तो हमें मिलेगा 179। क्योंकि हमने ये 2 जो है ये माइनस कर दिए हैं, क्योंकि ये एक लाइन नहीं बनाती है, ये एक डॉट के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो ये जो है पिक्चर हमें ये फ्रंट से दिखाई दे रही है, सेम टू सेम इसी की तरह पीछे भी ये रेखाएं हैं जो पूरा एक सर्कल बनाती हैं। तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं एक पूरा कंप्लीट वृत्त बनाती हैं।
तो जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं हैं वो वृत्त बनाती हैं, ये वृत्त बनाती हैं। थर्ड चीज़ आपको जो इसमें ध्यान रखनी है, इसके अलावा फोर्थ चीज़ कि फोर्थ पॉइंट हमारा होगा कि दो जो लैटिट्यूड्स होंगे, जब हम 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे, यानी दो लैटिट्यूड्स हम देख रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, वो हमेशा बराबर होगी। चाहे हम इक्वेटर पे हो, चाहे हम ध्रुव पे हो, पोल्स पे हो, इनके दो लैटिट्यूड के अंदर जो दूरी होगी वो हमेशा समान होगी, वो कम ज़्यादा नहीं होगी। और वो दूरी जो होती है वो होती है 110 किलोमीटर की, चाहे हम नॉर्थ में जाएं, चाहे हम साउथ में जाएं इक्वेटर से, तो 110 किलोमीटर। तो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 110 किलोमीटर। और ये जो हमारे अक्षांशीय रेखाएं हैं, इसमें कौन सी ऐसी रेखा है जो सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। या कौन सी ऐसी अक्षांशीय रेखाएं जो सबसे छोटा वृत्त बनाती है। तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, आपको याद हो, ध्यान हो, शुरुआत में तो मैंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो बीच से ज़्यादा चौड़ी है और ऊपर और नीचे से थोड़ी सी फ्लैट है। तो सबसे बड़ा सर्कल किसका बनेगा? इक्वेटर जो लाइन है, भूमध्य रेखा जो है, उसका सबसे बड़ा सर्कल बनेगा यहाँ पे। ये जो हमारी इक्वेटर है, ये सबसे बड़ा सर्कल बना रही है। तो सबसे बड़ा सर्कल किसका होगा? सबसे बड़ा वृत्त कौन सी अक्षांशीय रेखाएं बनाएगी? तो वो बनाएगी हमारी इक्वेटर या भूमध्य रेखा। और आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि जो सबसे छोटा होगा वो हमारे ध्रुव बनाएंगे, क्योंकि वो केवल एक डॉट के फॉर्म में है, वो सर्कल भी नहीं, एक डॉट के फॉर्म में है। और तीसरी चीज़ जो हमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि दो जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, मान लीजिए कि एक लैटिट्यूड हमने ये ली है और एक लैटिट्यूड हमने ये ली है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने देखा, लेकिन इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं बेल्ट, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं कटिबंध। तो इसे हम बोल देंगे बेल्ट और कटिबंध। तो ये हमारे हुए लैटिट्यूड्स। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कि इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी, और इसके बीचों बीच जो इसको दो भागों में डिवाइड करती है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, और इसे ही हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जब 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है हमारी इक्वेटर है, जब हम इससे ऊपर की ओर यानी उत्तर दिशा में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध की ओर, तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अक्षांशीय रेखा मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वैसे ही जब इक्वेटर से हम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तब 23.5 डिग्री पे हमें मिलती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ हम लिखेंगे 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, और इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जब हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल गई है,
तो जब हम इससे और ऊपर की ओर हमारे ध्रुवों की ओर चलते हैं तब हमें मिलती है एक 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलता है आर्कटिक सर्कल, या जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। तो यहाँ हमें मिला आर्कटिक सर्कल। इसे आर्कटिक सर्कल नाम क्यों दिया है? तो अगर आपने हमारा जो वर्ल्ड का मैप है अगर वो देखा है तो आपको पता होगा कि जो आर्कटिक ओशन है वो हमारे जो वर्ल्ड मैप है उसके सबसे ऊपरी उत्तर दिशा की ओर प्रेजेंट होता है। उसकी लोकेशन क्या है? हमारा जो अर्थ है उसके उत्तर की ओर प्रेजेंट होती है, सबसे ऊपर टॉप पे। और ये जो लैटिट्यूड जो लाइन है यानी ये अक्षांशीय जो रेखा है वो लगभग उसके आसपास आती है। इस वजह से हमने इसे नाम दिया है आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पे हमें मिलता है 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जो कि एक डॉट के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में। और ये जो होता है ये एक फ्रिजिड जोन है, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहने वाली। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये हो गई हमारी आर्कटिक सर्कल। और इसके ऊपर 90 डिग्री का हमारा, इसे बोलते हैं हम नॉर्दर्न पोल यानी उत्तरी ध्रुव। और जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे की तरफ आते हैं हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तब 66.5 डिग्री पे हमें मिलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलता है अंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो हमारे वर्ल्ड मैप में दक्षिण की ओर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव या सदर्न पोल। तो ये जो है ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि कौन सी नॉर्थ में प्रेजेंट है, कौन सी इक्वेटर के साउथ में प्रेजेंट है। ये अब समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं या फिर देशांतरीय रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले कि भाई ये लॉन्गिट्यूड जो वर्ड है ये अराइज ही कहाँ से हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भाई कौन सी कॉन्फ्रेंस थी या कहाँ पे इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई, डेट क्या थी जब ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन से इनका डिसीजन लिया गया था। तो 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहाँ पे साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो ग्रेट ब्रिटेन था उस वक्त, उसका जो ग्रीनविच आइलैंड है उसके ऊपर से हम एक रेखा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी यानी खगोलशाला थी। तो हम उसके ऊपर से एक सीधी लाइन खींचेंगे जो हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो यहाँ हमने इसका डिवीज़न देखा था कि ये नॉर्थ और साउथ में बांटती है, और जो लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो हमारी पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट 2 आधे आधे बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 22 अक्टूबर को 1884 में वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये ध्यान रखिएगा आप क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ग्रीनविच जो है वहाँ से हम लाइन निकालेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ से हम एक लाइन खींच रहे हैं क्योंकि ग्रीनविच यहीं लोकेटेड है। तो ये जो हमने लाइन खींची है ये ग्रीनविच के बीचों बीच से निकल रही है और इसे हमने यहाँ नाम दिया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड या देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं? जो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। तो ये जो लाइन है इन दोनों ध्रुव को आपस में मिला रही है। तो इसी लाइन से जब हम एंगल बनाते हुए चलेंगे, यानी हमने जब 10 डिग्री का एंगल बनाया, सपोज़ कीजिए हमने 10 डिग्री का एंगल बना लिया तो ये यहाँ पे आया, लेकिन हम इसके समानांतर पैरेलल, जैसे हमने यहाँ पैरेलल रेखाएं बनाई थी लैटिट्यूड में, वैसे पैरेलल रेखा न होके ये जो होगी ये लाइन यूँ जाके उत्तरी ध्रुव में मिल जाएगी, और जब यहाँ से हम यूँ रेखा बनाएंगे तो ये आके दक्षिणी ध्रुव में मिल जाएंगी। और इसी तरह सारी लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं हम इमेजिन करते हैं या बनाते हैं। तो 10-10 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम जब चलेंगे तो हमें ये लाइंस यूँ मिलती हुई जाएंगी।
और जब हम इसके वेस्ट यानी पश्चिम में चलेंगे तो हमें फिर से यूं रेखाएं मिलती जाएंगी 10-10 डिग्री के एंगल पे। क्योंकि हमें पता है कि एक जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री एंगल का होता है, यानी 360 डिग्री उसमें होता है। तो ये जो हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो मिलेंगी ये भी टोटल 360 नंबर में ही होंगी। क्यों? आप इमेजिन कीजिए कि ये जो हिस्सा है मैंने इसको यूँ सेंटर में बना दिया है और ये हमारी पृथ्वी है। तो जब हम एक एक डिग्री से यूँ एंगल बनाते हुए रेखाएं बनाएंगे तो इसका 90 डिग्री यहाँ पे पहुँचा तो हमें यहाँ 90 लाइंस मिल जाएंगी, 90 लाइन मिल लेंगी। इसका 90 फिर जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो हमें 90 मिलेंगी। तो यहाँ पे भी हमें 90 देशांतरीय रेखाएं मिल जाएंगी और यहाँ से यहाँ भी हमें 90 मिलेंगी। तो हम जब टोटल इनका काउंट करेंगे तो हमें ये 360 देशांतरीय रेखाएं या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मिलेंगी। तो ये जो 10 डिग्री एंगल मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, रेखा बनाने के लिए बताया है। ध्यान रखिएगा हर एक डिग्री के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनेंगी। तो पूरे सर्कल के अंदर ऐसे हमें 360 देशांतरीय रेखाएं मिल जाएंगी। तो टोटल देशांतरीय रेखाएं कितनी हो गई? तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें कि कुल देशांतरीय रेखाएं कितनी हो गई। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हुई? 360। और ध्यान रखिए कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं और इसे बहुत सारी और भी नामों से जाना जाता है, जैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल ये देशांतरीय रेखाएं, तो ये भी इसी में इंक्लूड है, ये अलग से नहीं है। जैसे लैटिट्यूड में हमने 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, उसको भी काउंट किया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारी ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन है ये पूरे इस 360 में ही इंक्लूडेड है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस या कुल देशांतरीय रेखाएं कितनी हुई? 360, सिंपल। और ये जितनी भी देशांतरीय रेखाएं हैं या देशांतर हैं, लॉन्गिट्यूड हैं, ये सारे लाइंस बनाते हैं। बल्कि हमने यहाँ देखा था कि 2 जो हमारे लैटिट्यूड्स है वो केवल पॉइंट्स या बिंदु बनाते हैं, तो ये सभी लाइंस बनाएंगे। सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं। और अब जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये 2 जो देशांतर हैं, मान लीजिए हमने एक देशांतर ये ली और एक ये ली, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी? हमें दिख रहा है कि इक्वेटर पे होगी, भूमध्य रेखा पे होगी। क्यों? क्योंकि ये जब रेखाएं आगे बढ़ती है पोल्स पे जाती हैं तो पोल्स पे तो आपस में मिल जाती हैं, तो सबसे कम दूरी हमें मिलेगी पोल्स पे, ध्रुव पे। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी 2 देशांतर, हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि 2 देशांतर जो होंगे, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी तो मैक्सिमम तो कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? इक्वेटर पे। और वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो वो हमारी हो जाएगी इक्वेटर पे। और कितनी हुई? 111.32 किलोमीटर। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी? तो भूमध्य रेखा पे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सबसे कम दूरी कहाँ होगी? तो वो हमारी होगी पोल्स यानी ध्रुवों पे। और वो कितनी होगी? 0 डिग्री, 0 किलोमीटर। ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ देखा था, मैंने आपको बताया था कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच का ये जो एरिया, जो क्षेत्रफल है, इसे हम बोलते हैं बेल्ट या कटिबंध। उसी तरह ये जो 2 लॉन्गिट्यूड्स है, इनके मध्य का जो एरिया है इसे हम बोलते हैं गौर। इसे हम बोलते हैं GORE, और हिंदी में भी हम इसे गौर ही बोलते हैं। तो ये हमारा था लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। और लॉन्गिट्यूड को हमने नाम दिया हिंदी में देशांतर।
तो देशांतर यानी ये हमें दो देशों के बीच का जो अंतर होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे पता करने में हेल्प करती हैं। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम यही देखेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है और अलग देशों का क्या है। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बेसिकली इसी चीज़ पे बेस्ड होगा। तो और अगर हम एक चीज़ और इसमें रह जाती है हमारी, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा अर्थ है। इमेजिन कीजिए ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। और यहाँ पे ये दो लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये दो लैटिट्यूड्स हैं। इसे हमने बोला कटिबंध, दो लैटिट्यूड्स के बीच का एरिया या बेल्ट, और इन दोनों के दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो एरिया है इसे हमने बोला है गौर। तो वो एरिया जहाँ पे दो लैटिट्यूड्स और दो लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिलती हैं, वो कॉमन एरिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रिड, और हिंदी में भी हम इसे ग्रिड ही बोलेंगे। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि उनके कॉमन जो बीच का जो एरिया होता है इन दो रेखाओं के बीच का, चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो लैटिट्यूड, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।